हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सोच रहे होंगे आप सभी लोग, मीनाक्षी मैम इतने दिन से गायब कहाँ थी। एनीवेज, आई एम बैक विद योर न्यू क्लासेस, न्यू सेशंस। सो गाइज, ये जो हमारी सीरीज़ है इसका नाम हमने रखा है प्रयास। प्रयास एक कोशिश। ये मैंने इंस्पायर होके रखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम है जो आप सभी लोगों ने भी पढ़ी होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो चलिए आज हम एक कोशिश करते हैं अपनी ड्रीम की तरफ, एक कोशिश करते हैं जो सपना हमने देखा है उसको साकार करने का। शुरुआत करते हैं अपनी इस नई सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, किस टाइम पर आपकी क्लासेस होने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी। सो गाइस, दीज सीरीज आर फॉर प्लांट साइंसेस स्टूडेंट, यानी कि जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट है एग्रीकल्चरल जेनेटिक्स में, प्लांट ब्रीडिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, पैथोलॉजी में या क्रॉप फिजियोलॉजी में। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री को भी हम भूल जाते हैं क्योंकि छोटा पोर्शन आता है, लेकिन हाँ, हम प्लांट ब्रीडिंग वालों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पोर्शन भी हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स विच इज़ रिलेटेड टू योर प्लांट साइंस मॉड्यूल, वो हम इन क्लासेस में जो है कंप्लीट करेंगे ऑन रोटेशन बेसिस, यानी कि आपकी एक हफ्ते में यहाँ पर 3 क्लासेस होंगी। दैट विल बी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये सारी क्लासेस जो आपको मिल रही हैं एट 7 PM, दे विल बी अपलोडेड ऑन द एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 चैनल, और वहाँ से आप यहाँ मेरे साथ कंसेप्ट अपने समझ सकते हैं। एक वीक में, जैसे कि हमने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट वीक हम जेनेटिक्स की क्लासेस करेंगे, सेकेंड वीक में हम प्लांट ब्रीडिंग के क्लासेस करेंगे, थर्ड वीक में हम क्रॉप फिजियोलॉजी के क्लासेस करेंगे। उस तरीके से रोटेशन बेसिस चलेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया है और दूसरा हमने अभी तक टच भी नहीं किया है। होपफुली दीज क्लासेस आर द क्लासेस यू आर गोइंग टू एंजॉय द मोस्ट। लेकिन आप लाइव सेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, बहुत ज़्यादा आपको स्किप ना करना पड़े या बहुत ज़्यादा आपको ये फील ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। सो इन जस्ट वन क्लास वी विल बी कवरिंग वन टॉपिक, जिसमें हम एक टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। इन क्लासेस का एक्सेस या ये कह लीजिए कि जो हेल्पफुलनेस है वो सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट को नहीं रहेगी। Anybody who wants to read or understand genetics, who wants to read plant breeding, है ना, उन सभी को ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। वैसे भी आपके नेट और ARS के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। तो आज पहली क्लास थी, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए देना ज़रूरी था। आगे से अपना टॉपिक जो है थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे हम लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डाउट सेशंस, है ना। मैम क्लासेस तो ले रही हैं, लेकिन मैम डाउट्स कब लेंगे, हम मैम से कनेक्ट कब हो पाएंगे। सो यू विल बी कनेक्टिंग विद मी ऑन सैटरडे। सैटरडे को मैं आपका लाइव सेशन लूँगी, जहाँ पर आप जो भी वीक में हमारी 3 क्लासेस हुई हैं उनसे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड वी कैन कनेक्ट एंड रिलेटेड टू MCQs एंड प्रैक्टिस सेशंस वी विल बी डीलिंग ऑन सैटरडेज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी, जो कि एक ब्रांड न्यू जर्नी है, प्रयास एक कोशिश में। So, before going to Prayas, I have written a thought here. Success is not an activity, but it is a process. Success एक एक्टिविटी नहीं है या एक डेस्टिनेशन नहीं है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। सक्सेस एक प्रोसेस है जो आपको रोज़ दिन प्रतिदिन बिल्डअप करना पड़ता है। यानी कि यू हैव टू बी रेगुलर इन योर क्लासेस, आपको अपनी क्लासेस में रेगुलर रहना है, सो दैट आप उसको कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएँ, टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर पाएँ और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाएँ। चलिए अब सच में शुरू करते हैं।
सो गाइज, इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप, अगर आपने अड्डा 24/7 की ऐप नहीं डाउनलोड की है, टू डाउनलोड इट राइट नाउ। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, न्यू जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलती है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पावर कैप्सूल्स भी मिल सकते हैं जो आपको वो पढ़ना है और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और एडिशनल बूस्ट अप करना है। सो द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, डू डाउनलोड इट राइट नाउ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, ताकि हमारी क्लासेस आपको यूं ही टाइमली मिलती रहे और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में चार चांद लगाते रहें। नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट लेक्चर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो बिकॉज इट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, बहुत बेसिक, बहुत स्क्रैच से जो है हम यहाँ शुरू करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं जेनेटिक्स समझ आती है, उसको भी हम जेनेटिक्स बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि यार ये मैम ने क्या वर्ड बोल दिया, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, है ना। तो आज हम करेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, और जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये वर्ड रिपीटेडली हम आगे की क्लासेस में यूज़ करने वाले हैं। तो इन वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने एक बेसिक से क्वेश्चन से, व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स होता क्या है ना। सो one of you will always answer this question, genetics is a study of genes, genes की study करने को genetics कहते हैं। well, half of your answer is right, लेकिन सिर्फ जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स नहीं कहते। जीन्स की स्टडी के साथ साथ जीन्स की वेरिएशन या हेरिडिटी को जब हम पढ़ते हैं तो उसे भी हम जेनेटिक्स ही कहते हैं। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन में बात करें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। सो जेनेटिक्स, यहाँ जहाँ हम जीन्स की बात करते हैं, जहाँ हम डीएनए की बात करते हैं, जहाँ हम रिजेम्बलेंस या फिर हेरिडिटी की बात करते हैं या विभिन्नता वेरिएशन की बात करते हैं, ये सब जो है हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हु कॉइन्ड दिस टर्म जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स की टर्म किसने कॉइन की थी? हु गेव दिस टर्म कि चलो इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, है ना। मीनाक्षी नाम भी रख सकते थे लेकिन नहीं रखा, हमने नाम क्या रखा? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो ये वर्ड है या जेनेटिक्स की जो टर्म है, ये किन्होंने कॉइन की थी? ये हमारे विलियम एंड बेटसन, सॉरी नॉट एंड, विलियम बेटसन ने कॉइन की थी। ठीक है, विलियम बेटसन कॉइन्ड दिस टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की जो टर्म है वो विलियम बेटसन ने कॉइन की थी। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, बट यू गेट कंफ्यूज अबाउट जीन्स एंड जेनेटिक्स। तो जीन्स की जो टर्म है वो जॉनसन्स ने दी है, लेकिन जेनेटिक्स की जो टर्म है वो विलियम बेटसन ने दी है। ठीक है, तो आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस नेम, विलियम बेटसन। राइट नाउ मूविंग अहेड, हमने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल इस डेफिनेशन में किया है। वो 3 वर्ड्स हैं जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीन्स क्या होते हैं या हेरिडिटी या वेरिएशन क्या है? जीन्स, जीन्स आर द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो हेरिडिटी है उसकी बेसिक या स्ट्रक्चरल यूनिट पर हम जाएं या फंक्शनल यूनिट पर जाएं तो उसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स या डीएनए अलग अलग होता है क्या? डीएनए एक लंबा सा सीक्वेंस होता है ना। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, दिस लॉन्ग डीएनए, दिस इज योर डीएनए, ये पूरा आपका डीएनए है। आपके हर सेल में डीएनए होता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है।
एनीवे वी विल डिस्कस दिस इन सेल स्ट्रक्चर, हम सेल स्ट्रक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ जीन्स को समझ रहे हैं। तो जो आपका डीएनए होता है वो एक बहुत लंबा सा सीक्वेंस है, लंबा सा केमिकल कंपोजिशन से बनाया गया कुछ मॉलिक्यूल है। इसमें जितना पार्ट फंक्शनल आपको देखने को मिलता है ना, जितना पार्ट आपको फंक्शनल देखने को मिलता है, जैसे कि इतना पार्ट है इस डीएनए का जो किसी आरएनए को सिंथेसाइज करके एक प्रोटीन बना रहा है, फंक्शनल है, उस पार्ट को, डीएनए के उस पार्ट को जीन्स कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है। तो पहले आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग थ्योरी। बीड्स ऑन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि अगर आपका डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पर जीन्स जो है उस पर मोतियों की तरह सजी हुई होती है। बट दिस थ्योरी प्रूव्ड टू बी रॉन्ग नाउ, अब ये थ्योरी नहीं मानी जाती है। जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स या जीन्स जो है डीएनए का ही पार्ट होते हैं, उस पर कोई अलग से स्ट्रक्चर आकर नहीं जुड़ा है, उसी का जो फंक्शनल पार्ट है, जो कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उसे हम जीन्स कह देते हैं। नाउ कमिंग टू हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? हम कहते हैं ना इसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, अरे इसका नाक तो बिल्कुल इसके पापा जैसा है। तो ये कैसे है, ये रिजेम्बलेंस, इसको हम क्या कहते हैं, रिजेम्बलेंस, यानी कि जब हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, राइट? तो ये रिजेम्बलेंस कैसे आती है? हेरिडिटी से आती है, राइट? हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसे हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज हेरिडिटी? पेरेंट्स से जो ट्रेट बच्चे में जा रहे हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। हालांकि जब आप कभी भी कहीं पर सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, है ना। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस होता है, द हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो जीन्स की बात हम करते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन है, ये पेरेंट्स से बच्चे में कैसे ट्रांसफर हुआ है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऐसी ऐसी जब हम बातें करते हैं, जीन से रिलेटेड बातें करते हैं, तो वो इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, जब हम जीन्स के बारे में बात नहीं कर रहे, वी डोंट नो व्हाट इज जीन्स, वी डोंट नो इट्स डोमिनेंट, वी डोंट नो इट्स रिसेसिव, हम सिर्फ कह रहे हैं कि इसकी आंखें अपने पापा जैसी हैं, तो इसका जो ये आंखों वाला ट्रेट है वो अपने पापा से आया है, राइट? सो द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स हेरिडिटी एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इनहेरिटेंस, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि दो अगर फादर और मदर हैं, तो यहाँ पर हमारा बच्चा देखिए कैसा बना है, इस बच्चे के कर्ली हेयर हैं, प्रोबेबली इसकी मदर के कर्ली हेयर आपको दिख रहे हैं। इस बच्चे की आंखें मम्मी से मिल रही हैं, देखिए पापा से नहीं मिल रही हैं, मोटी मोटी आंखें हैं बिल्कुल मम्मी जैसी, है ना। लेकिन इसका नोज जो है, देखो मम्मी का नोज कैसा है, बिल्कुल तीखा सा है ना, इसका नोज ट्रायंगल सा है, तो अपने फादर से मिल रहा है। यानी कि कुछ ट्रेट्स मदर से आते हैं, कुछ ट्रेट्स हमारे अंदर फादर से आते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, राइट? फिर आता है वेरिएशन। ना व्हाट इज वेरिएशन? विभिन्नता। हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारा भाई या हमारी बहन भी उन्हीं पेरेंट्स से जन्मी है, फिर भी हम बहन भाई भी अलग दिखते हैं। क्यों? वेरिएशन के कारण, है ना। वेरिएशन यानी कि विभिन्नता। कितने सारे लोग हैं, उनके कितने सारे स्किन कलर होते हैं, कितने टाइप ऑफ हेयर होते हैं, हाइट होती है, यानी कि कितनी वेरिएशन उनके फिनोटाइप में दिखाई देती है, दैट इज वेरिएशन, है ना। वेरिएशन को हिंदी में हम विभिन्नता कहते हैं, राइट? Genetic variation is the difference in DNA among individuals or differences between the population. कोई population है, कोई जैसे कि अमेरिकन्स गोरे होते हैं, है ना, इंडियंस ब्राउन होते हैं, चाइनीज छोटे होते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज भी जो है ये कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, ये वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। ये वेरिएशन किस लिए होती हैं? क्योंकि उनके डीएनए में कुछ चेंज आए हैं जिसके कारण वो वेरिएशन आपको दिख रही है। अगर एक पॉपुलेशन स्मॉल हाइट की है, दैट मीन्स उनमें लॉन्ग हाइट वाला जीन जो है मिसिंग है, राइट? तो डीएनए में जो वेरिएशन है उसके कारण फिनोटाइप में आपको वेरिएशन दिखाई देती है।
तो ये 3 टर्म आपको बहुत क्लियरली समझ आई होंगी, व्हाट इज जीन्स, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन। नाउ मूविंग टू वर्ड्स, हमने कुछ और जो है अपने टर्म्स देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन समझ नहीं आती हैं कभी कभी, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक टर्म है यूजेनिक। यूजेनिक क्या है? यूजेनिक एक तरीका है टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस को इम्प्रूव करने के तरीके को यूजेनिक्स कहा जाता है। जैसे कि मेरे पीछे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, जो भी लग रहा है कि ये सुटेबल ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, हमें ये ट्रेट नहीं चाहिए जो इस ह्यूमन बीइंग में है, सो उसको नीचे गिरा दिया गया है। यानी कि जिस ह्यूमन बीइंग में हमें ट्रेट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, चाहे उसके हाइट से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो, वी विल नॉट अलाउ दैट ह्यूमन टू रिप्रोड्यूस। हम उस ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ नहीं करते, ताकि वो अपने जीन्स आगे पास ऑन ना करें। अगर जैसे कि मैं अपनी फैमिली में चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में सब लोग लंबे लंबे होने चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे एक लंबे इंसान से शादी करनी पड़ेगी। वैसे मेरे हस्बैंड काफ़ी लंबे हैं, 6 फुट के, मैं 5 फुट की, है। तो लंबे इंसान से शादी करनी पड़ेगी। लंबे इंसान से शादी करने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम 4 5 10 बच्चे पैदा करें, तो उनमें से एक आधा लंबा भी निकल आएगा। फिर उस लंबे बच्चे की शादी फिर हमें एक लंबी लड़की से करनी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर ट्रेट को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय allowing only those which are superior to inbred। जो सुपीरियर हैं आप उन्हीं को जो है क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए अलाउ करते हैं, बाकी सबको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको आप यूजेनिक कहते हैं। इट इज द प्रैक्टिस और एडवोकेसी ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन स्पीशी बाय सेलेक्टिवली मेटिंग पीपल विद स्पेसिफिक डिजायर्ड हेरिटेबल ट्रेट्स। जिन लोगों में स्पेसिफिक डिजायरेबल ट्रेट्स है, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी पॉपुलेशन में इम्प्रूव हो, आप उन्हीं को अलाउ करते हैं आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। इस टर्म को हम यूजेनिक कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी नो एज एपिजेनेटिक्स। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स क्या होता है? तो एपिजेनेटिक्स को रिवर्स जेनेटिक्स भी कहा जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा। उल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक हम जेनेटिक्स में जो भी बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, जीन्स ऐसा है तो ट्रेट ऐसा होगा, है ना। जीन अगर कैपिटल टी है तो हाइट लंबी होगी, जीन अगर स्मॉल टी जैसा है तो हाइट छोटी होगी। यानी कि जीन कैसा है उसके ऊपर फिनोटाइप डिपेंड करता है। लेकिन क्या फिनोटाइप पर जीन डिपेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यानी कि व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, व्हाट आर योर हैबिट्स, व्हाट आर वेयर यू आर लिविंग, है ना, आप कौन से पोर्शन को यूज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का असर इनडायरेक्टली धीरे धीरे आपके जीन्स पर पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम वाइल्ड फॉर्म में थे, यानी कि जब हम जंगलों में रहते थे, हमारी बॉडी पर बहुत सारे हेयर होते थे, डेंस हेयर होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि हम जंगलों में रह रहे हैं, हम रॉ हैं, हमें एनवायरनमेंट से बचने के लिए या अपनी स्किन को बचाने के लिए कवर करना था। तो हमारे जो हेयर वाले जीन्स थे वो खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे हमें बचाने के लिए। लेकिन अब हमारे अंदर आ गया है सिविलाइजेशन। अब हमारे पास कपड़े हैं, अब हमें हेयर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, है ना। तो अब आप देखेंगे तो हमारे बॉडी हेयर्स पहले से बहुत रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आया है। पहले पत्ते के कपड़े पहनने शुरू किए, फिर कुछ और एनिमल्स की स्किन्स पहनने शुरू की, और आज हम फुल फ्लेज अपने अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। तो ये इवोल्यूशन के टाइम होता है, ये एक जनरेशन में नहीं हो सकता, बट विद लॉट ऑफ इवोल्यूशन, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या हो रहा है, जो हेयर वाली जीन है वो अपना एक्सप्रेशन कम करती जा रही है और हमारी बॉडी पर हेयर हमें नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपकी हैबिट्स, आपके एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहे हैं कि आपके जीन का एक्शन कैसा रहेगा। इसी को रिवर्स जेनेटिक्स या रिवर्स जेनेटिक्स के अलावा इसको एपीजेनेटिक्स भी कहा जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मदर है, शी इज स्मोकिंग। ऑफकोर्स इनके तो लंग्स इफेक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग की जो डिसएडवांटेजेस हैं या फिर जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके बेबी को इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ इसके बेबी को इफेक्ट कर रहे हैं?
अब जो बेबी बनी है अगर वो फीमेल है या मेल भी है ना, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट बन चुका है जब वो वूम में है, तभी उसमें जर्म सेल्स बन चुके हैं तभी जब वो वूम में है। वो जर्म सेल्स भी तो इफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आप स्मोकिंग की इसका बच्चा भी इन्फेक्ट हुआ, इस बच्चे के सेल्स इन्फेक्टेड थे तो आगे इसका बच्चा भी इन्फेक्टेड हुआ, और ये काफ़ी जनरेशन को इन्फेक्ट करा, यानी कि एक की हैबिट सब जनरेशन पर भारी पड़ रही है। इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब और कुछ टर्म्स जो हमें समझनी है, जैसे कि आप कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज जीनोम, व्हाट इज जीन पूल, एलील, है ना, जीन, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होती है ना कंफ्यूजन कभी कभी। तो अब हम इन कंफ्यूजन्स को धीरे धीरे दूर करते हैं। सो हियर आर सम बेसिक टर्म्स जो कि हम जेनेटिक्स में यूज करने वाले हैं अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। सो यू शुड नो देम। आपको अच्छे से ये टर्म्स जो है पता होनी चाहिए ताकि आपको आगे की क्लासेस में कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो, है ना। यहाँ पर जो आपको फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? हाउ आई एम लुकिंग, दिस इज माई फिनोटाइप। अगर मैं खो जाऊं और आपको कोई कहे मीनाक्षी का स्केच बनवाइए, है ना, तभी तो हम उसको ढूंढेंगे, तो आप क्या बताएंगे? इतनी हाइट थी, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन था, ब्लैक आईज थी, वेवी हेयर्स थे। आप एक पूरा फिनोटाइप डिजाइन करते हैं, दैट इज अ फिनोटाइप, है ना। द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की अपीयरेंस कैसी है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है उस फिनोटाइप से रिलेटेड जीन्स कैसे हैं। जैसे कि लंबी है तो उसकी हाइट 6 फीट है किसी इंसान की, तो उसके जीन्स कैसे हैं, है ना। या छोटा है तो उसके जीन्स कैसे हैं, यानी कि जब हम उसके जीन्स के बारे में करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, है ना। जैसे कि जो टॉल पर्सन है, इट कैन बी कैपिटल टी, है ना, उसके जीन्स जो है एलिल्स कैपिटल टी भी हो सकती है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है। ये दोनों ही पेरेंट्स, सॉरी नॉट पेरेंट्स, दोनों ही इंडिविजुअल जो है क्या होंगे? लंबे होने वाले हैं, क्योंकि दोनों के पास एक कैपिटल टी है। लेकिन अब हमें कैसे पता कि कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है? वो हमें जीनोटिपिक एनालिसिस से पता चलेगा, है ना, जो कि हम फर्दर आने वाले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। लेकिन अभी बस इतना ही समझना है कि उसका जीन्स का नेचर कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ आपको होती है, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट आर ट्रेट्स। ट्रेट होता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, अपीयरेंस यानी कि पूरी अपीयरेंस, ट्रेट यानी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही ट्रेट की बात कर रही हूँ, दैट इज हाइट, है ना। अब वो हाइट टॉल है, शॉर्ट है, वो उसका फिनोटाइप है। लेकिन ट्रेट क्या है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैं पूछूं कि मीनाक्षी मैम की आंखें कैसी हैं, भूरी हैं, काली हैं या ब्लैक है, यानी कि जो मैं आंखों की बात कर रही हूँ ना, द कलर ऑफ द प्यूपिल, द कलर ऑफ द प्यूपिल इज अ ट्रेट, ये एक ट्रेट है, कलर ऑफ द प्यूपिल। अब वो ब्राउन है या ब्लैक है या ब्लू है, ये उसके 3 अलग अलग फिनोटाइप है, यानी कि वो दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो फिनोटाइप और ट्रेट में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक कैरेक्टरिस्टिक को हम ट्रेट कहते हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक की अपीयरेंस कैसी है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। उसी तरीके से अगले आते हैं एलिल्स। व्हाट आर एलिल्स? देखिए मैंने आपको बताया था कि जीन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन वो सबसे छोटी यूनिट है जो इनहेरिट हो सकती है। लेकिन फिर एलिल आ जाती है, क्योंकि अब जो ये जीन का कंसेप्ट है कि जीन एक बेसिक यूनिट तो है, बट पहले इसके साथ साथ ये कंसेप्ट था कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जीन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये कंसेप्ट प्रूफ होता है रॉन्ग। जीन के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, जीन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक जीन की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, है ना, 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट जनरली हम जो डेफिनेशन में 2 फॉर्म्स यूज करते हैं। बेसिकली हम इनको ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कह सकते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं इनको हम कहते हैं एलिल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जीन है टॉल हाइट के लिए,
है ना, टॉल हाइट के लिए जीन है। नाउ ये कैपिटल टी भी हो सकता है और ये स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग टाइप की फॉर्म है एक ही जीन की। एक ही जीन की दो अलग अलग टाइप की जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एलिल्स। क्या कहते हैं? एलिल्स। नाउ जो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इस एलिल का नाम हम लेते हैं डोमिनेंट एलिल। डोमिनेंट एलिल। कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो डोमिनेट करते हैं, अपनी ही चलाते हैं, बहुत हुक्म चलाते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, उनका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। उसी तरीके से इस एलिल का कैरेक्टर भी डोमिनेंट है, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। स्मॉल टी इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो जब भी, है ना, जब भी आपका जीनोटाइप में दोनों एलिल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये सिर्फ अपनी चलाती है, स्मॉल टी का कोई भी इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल टी का आएगा, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट करती है, यानी कि इसी का इफेक्ट जो है आपको विजिबल होता है। रिसेसिव एलिल का जो इफेक्ट है वो तभी विजिबल हो सकता है जब डोमिनेंट जीन एब्सेंट होती है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, इन्हीं कंडीशन को हमने नाम दिया है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस। क्या नाम दिया है? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। नाउ व्हाट आर दिस होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस? होमोजाइगस कंडीशंस क्या होती हैं? जब आपके ये दोनों एलिल सेम है, देखिए यहाँ पर ये दोनों एलिल सेम है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, राइट? तो ये क्या हो जाता है? होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है? होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम, है ना? तो यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है जब दोनों एलिल्स सेम होती है। अगर ये एलिल डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के दौरान होता क्या है? ये जो आपकी दो एलिल हैं ये एक गैमीट में एक जाती है ना? तो जब यहाँ पर मियोसिस होगा तो दो गैमीट्स बनेंगे, दो गैमीट्स में अलग अलग एलिल जाएगा, एक में कैपिटल टी चला जाएगा, एक में स्मॉल टी चला जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कैपिटल हैं या यहाँ पर दोनों स्मॉल है तो वो सेम दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर होमोजाइगस यूज किया जाता है। इसको हेटेरोजाइगस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपके गैमीट्स बन रहे हैं वो दो अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। जैसे मेल्स में गैमीट होते हैं, है ना, मेल्स के जो स्पर्म्स होते हैं उनमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं, है ना, एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम भी। तो ये भी क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अलग अलग गैमीट्स के बनने को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इसी के साथ दो और कंफ्यूजिंग टर्म्स हमारे साथ जुड़ती हैं जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझिए, जब मैं जाइगस वर्ड यूज कर रही हूँ, जाइगस मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन तब होता है जब गैमीट बनता है ना, गैमीट्स की बात हो रही है, राइट? होमोजीनियस, जीनियस जब यूज कर रही हूँ तो वो होता है कि मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, मैं एक पूरी बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब पॉपुलेशन सिमिलर होती है तो हम उसको होमोजीनियस कहते हैं। जब पॉपुलेशन यूनिफॉर्मिटी शो नहीं करती है तो हम उसको हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कहते हैं, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन हियर विद अ डिफरेंट पेन। ब्लैक से करते हैं, राइट? जैसा कि ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में ये आपके दो एलिल्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर मैं आपसे इस प्लांट का जीनोटाइप का नेचर पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैम ये प्लांट हेटेरोजाइगस है ना, ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलिल्स प्रेजेंट है। दूसरा प्लांट है वो भी सेम है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तीसरा प्लांट है, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। सो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, अब मैं एक प्लांट की नहीं बात कर रही, अब मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूं। अगर पॉपुलेशन पूरी एक जैसी है, सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसी पॉपुलेशन क्या होती है? होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। क्या होती है? होमोजीनियस पॉपुलेशन। वहीं अगर मैं ये कहूं कि ये जो हमारा प्लांट है ना,
ये जो हमारा प्लांट है, आई एम नॉट कंसिडरिंग जीनोटाइप हियर, यहाँ जीनोटाइप से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा है, मैं सिर्फ देख कर ये एस्टिमेशन लगा रही हूँ, है ना। ये हमारा प्लांट जो छोटा सा है, ये 2 लंबे प्लांट है, एक छोटा प्लांट है। तो ऐसी पॉपुलेशन, है ना, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें सब सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है, ऐसे पॉपुलेशन को कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस वर्ड जो है एक पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस एक प्लांट के जीनोटाइप के लिए यूज किया जाता है कि उसके एलिल्स कैसे हैं, राइट। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आप आगे नहीं भूलेंगे। नाउ हियर कम्स द मोर कंफ्यूजिंग टर्म जीनोम, germplasm एंड जीन पूल, है ना। तो सभी सिमिलर सी टर्म है, लेकिन थोड़े थोड़े से इनमें डिफरेंसेस हैं, वो आपको समझना है। व्हाट इज जीनोम? जीनोम क्या होता है? एक सेल में जितना डीएनए है, यानी कि अगर आप मेरा एक सेल लेके दें, उस सेल से सारा जो डीएनए है वो निकाल लेते हैं, तो आपके पास मेरा जीनोम आ गया है ना। In the fields of molecular biology, the genetics, a genome is all the genetic information of an organism. एक organism की जितनी भी genetic information है, उसको हम genome कहते हैं, right? यानी कि एक सेल में जितने genetic information है, उसको हम क्या कहते हैं? genome कहते हैं। जो पूरा DNA होता है आपका, whole amount of your DNA, right? Then what is germplasm? germplasm क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड एलिल्स, हर टाइप की जीन्स, हर टाइप की एलिल्स के कलेक्शन को जीन्स कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम जीनोम में भी तो यही होता है। देखिए जीनोम बात कर रहा है एक टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म की, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या जेनेटिक मटेरियल इस वक्त प्रेजेंट है, उसको जीनोम कहा जाता है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन यहाँ पर एक इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि टाइप ऑफ हेयर से रिलेटेड मुझे सारी जीन्स जो है कलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे? जिसके स्ट्रेट हेयर है उसको भी पकड़ के ले आएंगे, जिसके वेवी हेयर है उसको भी पकड़ कर ले आएंगे, जिसके कर्ली हेयर है उसको भी पकड़ कर ले आएंगे, जिसके ब्लॉन्ड हेयर है उसको भी पकड़ कर ले आएंगे। क्योंकि मैम आपने कहा था कि मुझे हेयर से रिलेटेड सारी वेरिएशन चाहिए, तो हम इन सबको पकड़ पकड़ कर ले आए हैं। दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशी से रिलेटेड जितनी भी वेरिएशन, जितनी भी डाइवर्सिटी आपको मिलती है उसके जीनोम में, उसके जेनेटिक्स, उसके एलिल्स में, वो सब आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको जर्म प्लाज्म कहते हैं, राइट। देन जीन पूल क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जर्म प्लाज्म और जीन पूल में कुछ समझ भी नहीं आता है। दोनों में ही होता है कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड एलिल्स, है ना। लेकिन what is the difference between germplasm and gene pool? देखिए germplasm का मतलब क्या है? उस ट्रेट से रिलेटेड जितने भी वेरिएशन है मैंने सब इकट्ठी कर ली है ना। या फिर जितने भी वेरिएशन उस स्पीशी में प्रेजेंट है वो सब मैंने कलेक्ट कर लिए। जैसे कि वीट की बात करते हैं, मैं कहती हूँ वीट का germplasm बताइए। तो वीट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के पौधे मुझे मिल रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के, छोटे, लंबे, मोटे, मैं सब कलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज germplasm। लेकिन जीन पूल होता है द collection of the genes or alleles which of the individuals which can reproduce between themselves, जो आपस में reproduce कर सकते हैं, उसको जीन पूल कहते हैं। ये जो स्टार मार्क कंडीशन है विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, ये जर्म प्लाज्म में नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ऑफ कोर्स इफ अ ह्यूमन बीइंग इंटरमेट्स विद ह्यूमन बीइंग, उनका रिप्रोडक्शन काफ़ी आसान होगा, है ना। लेकिन अगर किसी और स्पीशी में अगर हम बात करें, प्लांट की भाषा में बात करते हैं, अगर मैं एक मेज के प्लांट का मेज के दूसरे प्लांट से क्रॉस करवाती हूँ तो ये क्रॉस काफ़ी आसानी से हो जाएगा, यानी कि ये जीन पूल में, सेम जीन पूल में आते हैं क्योंकि ये इजीली क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं मेज का शॉरगम से क्रॉस करवाती हूँ तो शायद हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगेगी, कोई 100-200 क्रॉस करवाऊंगी तब मुझे जाके एक क्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी मुझे आ रही है ना। तो ये सेकेंडरी जीन पूल में आएगा। और अगर मैं मेज का क्रॉस व्हीट से करवाने की कोशिश करूं तो वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या होगा? ये टर्शरी जीन पूल में आएगा।
यानी कि कलेक्शन या एलिल्स का वो कलेक्शन जहां पर इंडिविजुअल इजीली एक दूसरे के साथ मेट हो पाते हैं। आपने म्यूल सुना ही होगा, व्हेन डंकी क्रॉस्ड विद हॉर्स म्यूल्स केम, है ना। लेकिन म्यूल्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, कि डंकी और हॉर्स के बीच में तो बाई चांस क्रॉस हो गया और उन्होंने एक बेबी को जन्म भी दे दिया, लेकिन ये बेबी स्टेराइल होता है ताकि ये जीन्स आगे पास ऑन ना हो सके, क्योंकि जो नेचर है वो हमें दूसरी स्पीशीज से क्रॉस करने से रोकता है। तो जो स्पीशीज आपस में क्रॉस कर सकती हैं वो सेम जीन पूल में आती हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जर्म प्लाज्म, जीन पूल एंड जीनोम। एंड होपफुली जीन्स तो आपको समझ आ ही गए होंगे। द अदर फ्यू टर्म्स आर क्रोमोसोम, डीएनए एंड क्यूटिकल। बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बिकॉज साइंस इज 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन बच्चे की नहीं बन पाती, आई मीन किसी की नहीं बन पाती है। सो अभी हमारे 35 मिनट्स ही हुए हैं, वी विल बी कवरिंग इट इन द 45 मिनट्स, राइट। सो क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जब आप माइक्रोस्कोप में डीएनए को देखते हैं, सॉरी सेल को देखते हैं, तो उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइट, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए के अंदर होता है क्यूटिकल। अब मैंने तो कहा था डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, एक्चुअली क्यूटिकल इज द लोकस। क्यूटिकल एक जगह का नाम है ना। जब मुझे कोई जीन बतानी है कि वो इस जगह पर है ना, किसी का एड्रेस देते हैं आप, उसका घर कहाँ पर है, तो वो जो फिजिकल जगह है उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। नाउ व्हाट इज QTL, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। बहुत सारे ट्रेट ऐसे होते हैं जो एक जीन से गवर्न नहीं होते, वो बहुत सारी जीन से गवर्न होते हैं। वो बहुत सारी जीन्स का जो ग्रुप है ना, वो यहाँ पर QTL कहलाता है, जो कि क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, डोंट वरी। व्हाट इज डीएनए, इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, ये हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। क्योंकि आज की जो हमारी क्लास थी वो थी बिल्कुल बेसिक क्लास, जहां आपको छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में यूज कर रहे हैं। ओके, सो the major picture which comes to your mind when you think of genetics or molecular biology is डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। और कभी कभी हम आरएनए से वापस डीएनए भी बना पाते हैं, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जो ये 3 स्टेप आप देख रहे हैं, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। यही हमारे जीवन का आधार है। आपके डीएनए में हर एक इंफॉर्मेशन है, हाउ एंग्री यू आर गोइंग टू बी और हाउ पीसफुल यू आर गोइंग टू बी, है ना, हाउ इंटेलिजेंट यू आर गोइंग टू बी, योर हाइट, योर कलर, योर वेट, योर ओबेसिटी, योर डायबिटीज, एवरीथिंग इज इन योर जेनेटिक्स, एवरीथिंग इज इन योर डीएनए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगली बार कुछ गलती हो तो मम्मी को कहना मेरी कोई गलती नहीं है, डीएनए की गलती है, राइट। बट ऐसा नहीं है। एज आई ऑलवेज से, आपका जो फिनोटाइप है वो डीएनए के साथ साथ आपकी एनवायरमेंटल इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रखती है, उसी के साथ होता है ना। तो सारी डीएनए की गलती नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक डीएनए की गलती होती है। चलिए, तो इनके बारे में, इन प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है वो आने वाली है जेनेटिक्स की हिस्ट्री के, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, क्योंकि पहले हमें किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और वैसे भी मेरा तो हिस्ट्री जो है फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। होपफुली आपको भी इस हिस्ट्री में मज़ा आएगा। सो वी विल बी मीटिंग ऑन वेडनेसडे 7 PM. Here are some your courses. If you are preparing for MPRIO, IBPS, AFSO, or any other agricultural exam, you can enroll in these courses. MPRIO का आपका कोर्स है, IBPS, AFO का आपका कोर्स है, फीस यहाँ पर रिटर्न है।
एग्रीकल्चर महापैक एक ऐसा पैक है जहां पर आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की सारी क्लासेस का एक्सेस मिलता है। यानी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, सो वहां पर आपको उसके क्लासेस का एक्सेस मिलता है। यू कैन टेक दोज क्लासेस, राइट। साथ ही साथ उनकी टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलता है कि आप उन टेस्ट सीरीज को भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि ऑल इन वन जो सारा आपका समापन है, सारी चीज़ें जो आपको एक जगह मिल रही है, वो है एग्रीकल्चर महापैक। So guys, for any of the enrollment, you can use this code which is written on your screen, Y448A. Y448A का इस्तेमाल आप कर सकते हैं to get the maximum discount in your batches. Now, how to enroll in these batches? आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे and you can see these batches. I'll let you know how. But लेकिन अगर सेशन पसंद आया हो, do like the session, share and subscribe to Agriculture Adda 24/7. So moving out from here, we are going to a tour on Adda 24/7, right? तो अड्डा 24/7 पर के जाने के लिए आपको गूगल खोलना है, उस पर टाइप करना है अड्डा 24/7 और ये फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा एंड साइट खुल जाएगी, जादू सिम सिम, राइट। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, रेलवेज, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट एग्रीकल्चर, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, एग्रीकल्चर को चूज करना है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ नजर आने लगेंगे। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं। मैंने एग्रीकल्चर महापैक को टच किया क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज एक साथ अवेलेबल हैं। इसको आप जैसे ही टच करेंगे, इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, कितने घंटे की क्लास है, हु आर द फैकल्टीज हु आर टेकिंग द क्लास, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिटन फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है। इफ़ यू फाइंड देम सुटेबल फॉर यू, आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक विंडो आती है एंड यू कैन यूज दैट कोड राइट नाउ हियर। तो यहाँ पर आप कोड यूज करेंगे Y448A और एंटर कर देंगे। तो जहाँ आपकी फीस यहाँ पर 8,000 आपको दिख रही थी, इट विल बी रिड्यूस टू 7,359, राइट, यूजिंग दिस कोड Y448A. Thank you so much. Goodbye and take care. Meet you on Wednesday 7 p.m. with the historical events of genetics.